आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या जो है लवण यानी साल्ट। क्या है लवण यानी कि साल्ट। तो इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो में मैं लवण भी बताऊंगा, लवण के प्रकार भी बताऊंगा, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बताऊंगा। ये सारी चीज़ें बताऊंगा और साल्ट के प्रकार सिंपल, ठीक है, एसिडिक, बेसिक, है ना, मिक्स्ड, ये सारे मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो स्किप मत कीजिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आता है साल्ट। तो साल्ट है क्या? तो साल्ट हम लोग बेसिक कहते किसको हैं? तो इसकी दो ढंग से सिंपल डेफिनेशन ये बोल दी जाती है कि कोई भी पदार्थ जो जेली विलियन में H प्लस आयन, कौन सा H प्लस और OH माइनस ऋण आयन के अतिरिक्त धन आयन और ऋण आयन देता है, तो वही सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है, एक आपकी ये डेफिनेशन है। तो आप ये भी लिखिएगा, इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि लवण क्या है या लवण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के साथ बने पदार्थ या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बने मुख्य उत्पाद, ठीक है, को हम लवण कहते हैं। इस तरीके से भी आपकी डेफिनेशन दे दी जाती है। जैसे कि उदाहरण में अगर हम बोले कि एक NaOH, ये क्षार है, प्रबल क्षार, और ये है एक दुर्बल अम्ल, इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? NaCl और H2O। ठीक है, जय। तो ये एक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया लिखी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखी है। तो देखिए ये लवण की जो मैंने आपको परिभाषा बताई, क्या बताई कि वे पदार्थ जो जल जो अपने जली विलयन में H प्लस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त धन आयन ऋण आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? तो एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने पहले लिख दिया था। इसको डिफिनेशन कैसे बोलेंगे आप? तो आप कहेंगे एक तुल्यांक भार, ठीक है ना, अम्ल क्षार के, और पहले आपने बोल दीजिए, पहले क्षार बोल दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार तथा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का, सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा मैं गलत बताने लगा आपको। ये बात आपको जब बतानी है, जब मैं बताऊंगा क्या, इसके साथ साथ एनर्जी भी निकलती है 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, वो जब आपसे उदासीनीकरण ऊष्मा पूछेंगे तब। यहाँ पे आपको सिंपल सा बोलना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में मिलकर, और देखिए ये जरूरी नहीं कि प्रबल ही हो, ये भी, क्योंकि डिफिनेशन में पॉइंट का आपको याद रखना, बन तो जाएगी आपकी डिफिनेशन। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, याद भी हो जाएगा आपको। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर आती है उदासीनीकरण ऊष्मा की बात आती है। तो 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार, ये अम्ल है, ये क्षार है, कि परस्पर अभिक्रिया से जितनी ऊष्मा निर्मुक्त होती है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। इसका मान 13.6 किलो कैलोरी होता है। ये किसी की भी रिएक्शन हो, एक 19, 20, 13.4 से लेकर 7 के बीच में होगी, क्योंकि ये H2O के H प्लस और OH के कंबाइन होने से रिलीज होती है। तो जब भी साल्ट बनता है तो साल्ट के साथ वाटर बनेगा ही बनेगा एसिड बेस में, और वो इतनी ही हीट आपकी निकाल देगा। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। पहले लवण क्या है? तो वो पदार्थ जो जली विलयन में H प्लस और OH माइनस धन आयन और ऋण आयन के अतिरिक्त अन्य धन आयन और ऋण आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। फिर आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी क्या है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
फिर आती है कि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, यानी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी क्या है। तो जब 1 ग्राम तुल्यांक क्षार और 1 ग्राम तुल्यांक भार का अम्ल एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल के साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है। इसका मान लगभग 13.7 किलो कैलोरी होता है। इस ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि लवण के प्रकार क्या आएगा, लवण के, अब हम लोग चर्चा करते हैं लवण के प्रकार। ठीक है, लवण के प्रकार। तो प्रकार में बच्चों को 10th क्लास के बच्चों को एक एग्जाम्पल सबका याद जरूर रखना, और इनकी प्रिपरेशन है, मैं आपको प्रिपरेशन बाद में कराऊंगा जो मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आपको ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर MCQ में मिल जाता है। ठीक है, लवण के प्रकार में टाइप ऑफ साल्ट। ठीक है, तो टाइप ऑफ साल्ट में अगर बात करें तो सबसे पहला आता है आपका साधारण लवण। साधारण लवण, तो साधारण लवण यानी कि सिंपल साल्ट। तो सिंपल साल्ट क्या है आपका, तो अगर इसकी डिफिनेशन बोलना है, देखिए डिफिनेशन नहीं आती लेकिन फिर भी मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे इसको। तो वो पदार्थ जो है ये, चलिए, साधारण लवण का निर्माण किससे होता है, पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा। अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनता है वो साधारण लवण कहलाता है। ठीक है, या आप ये बोल दीजिए कि इनका निर्माण जो है पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अम्ल और क्षार की पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है, NaCl, इसमें H और OH को छोड़ के आपके पास अतिरिक्त बहुत सारे धन आयन ऋण आयन होंगे, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई नहीं होगा। एक धन आयन ही होगा, एक ऋण आयन होगा, ये भी बात याद रखिएगा। जैसे NgCl2, ठीक है, Na2CO3, इस तरीके से आप इसी सारे बहुत सारे MgSO4, ठीक है, CaSO4, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद दूसरा आता है आपका एसिडिक अम्लीय लवण। कौन से, अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण कौन से हो, तो कुछ ऐसे लवण जिसमें धन आयन यानी H+ अतिरिक्त उपस्थित होता है, या H+ आयन देने की प्रवृत्ति होती है, या अपने जलीय विलयन में वह अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लवण क्या कहलाएंगे, अम्लीय। जैसे आपको पता है Na2SO4, अब अगर इसमें एक वैलेंसी इसकी H से कंप्लीट की जाए तो जब भी इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या होगा, H+ जरूर देगा। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट किस तरीके का हो गया, एसिडिक हो गया। इसी तरीके से आप सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब इनका सोल्यूशन तैयार करोगे आप तो ये H+ आपको देंगे। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है लेकिन अब देखिए एक चीज़ ये भी समझिए, जैसे इसको जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो NaOH स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, और HCO3 जो होगा वो वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग अलग बना वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये H+ देगा अगर तो उसको एसिडिक। जैसे इसी तरीके से H2PO2, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। H3PO3 भी होता है। ठीक है, तो ये आपको कैसे हैं जो है एसिडिक नेचर के। ठीक, और इसके बाद थर्ड नंबर आता है आपका, ठीक है, एसिडिक साल्ट, और फिर आता है बेसिक यानी क्षारीय। तो क्षारीय की अगर बात करें, क्षारीय लवण की बात करें तो क्षारीय लवण आपके कैसे होंगे, बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट जो है आपके, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो बेसिक साल्ट जो OH- दे सकें, या जो अपने जलीय विलयन में क्षारीय गुण का प्रदर्शन करते हैं, वो लवण क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण। एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बोला तो एक वैलेंसी इसकी OH से कंप्लीट हो जाए, एक Cl से, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बेसिक का हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक OH से हो गया, और एक आपका मान लीजिए कुछ दूसरा Br हो गया। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके बेसिक के हो गए। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आता है, डबल साल्ट या ट्रिपल लवण। क्या आता है, ये एक को भी मिक्स और आएगा, तो मिश्रित लवण। क्या है, मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड साल्ट। तो मिक्स्ड साल्ट का मतलब क्या हो गया, ये साल्ट जिसमें दो विभिन्न प्रकार के धन आयन उपस्थित हैं। ठीक है, ऐसे लवण जिसमें ऋण आयन की संयोजकता
दो भिन्न प्रकार के धनायनों या दो भिन्न प्रकार की धातुओं से पूर्ण होती है। जैसे एग्जाम्पल में सल्फेट है आपके पास SO4 और इसमें Na2 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एक Li भी ले लें, एक Na भी ले लें, तो ये जो होगा वो कैसा होगा, आपका मिक्स्ड साल्ट होगा। कैसा होगा, मिक्स्ड साल्ट, यानी कि आपका मिश्रित लवण होगा। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो मिश्रित लवण के बाद हमारा क्या आएगा, जो है द्विक या डबल साल्ट आएगा। कौन सा आएगा, द्विक लवण या डबल साल्ट। डबल साल्ट, तो अब ये डबल साल्ट क्या चीज़ है, तो डबल साल्ट जो है आपका, डबल साल्ट में दो साधारण लवण एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नए प्रकार का लवण का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है। किसमें होता है, ठोस अवस्था में। जलीय विलयन में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। उदाहरण पे दो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका फिटकरी पोटास एलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करना है आपको। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये डॉट से जुड़े होते हैं, पास में ही लिखे होते हैं, बहुत दूर नहीं लिखे होते हैं। इस तरीके से डॉट से Al2SO4 और डॉट 24H2O। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और डॉट 6H2O। याद रखिएगा, इसको फिटकरी यानी पोटास एलम बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट और डॉट 6H2O। ठीक है, ये क्या है आपका, मोहर लवण। ठीक है, और फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं। ये डॉट, ये वाटर का क्या मतलब है आपको हो गया, वाटर का तो सॉलिड कहाँ से हो गया। क्या होता है, जब ये दो प्रकार के साल्ट, सिंपल साल्ट हैं, तो ये जब सॉलिड फॉर्म में होंगे तो बीच बीच में इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करके इनको एक लेटिस यानी जाल जैसा बना देंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए जो फिटकरी पोटास एलम यूज करते हैं हम लोग, वो यही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। K2SO4, Al2SO4 और डॉट 24 पढ़ेंगे क्या, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और इसको फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। अब ये नंबर क्या है, इसके नीचे कितने लगे, तो देखिए इसका भी फार्मूला सही नहीं लिखा है, होल था, इसमें लगाना भूल गया, क्योंकि बैलेंसी के अकॉर्डिंग लगता है। Al की बैलेंसी 3 है तो नीचे 3 लगेगा, SO4 की 2 है तो नीचे 2 लगेगा। पोटेशियम की 1 होती है तो SO4 1 ही रहेगा, लेकिन SO4 की 2 होती है तो इसलिए यहाँ नीचे 2 लग गया। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूजन आपकी कभी भी जो होगी वो हमेशा दूर हो जाएगी अगर आपको बैलेंसियाँ याद हैं सभी की। इसके बाद छठा नंबर आपका कौन सा आता है, छठा नंबर आपका आता है जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोला जाता है, संकर लवण। कौन सा बोला जाता है, देखिए इनके सभी के एग्जाम्पल आपको एक एक याद जरूर रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कौन सी, कॉम्प्लेक्स की। तो ये मैं ऊपर का साफ कर देता हूँ, इसमें इतने में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, संकर लवण। छठा नंबर क्या है आपका, संकर लवण, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल दिया जाता है। तो संकर लवण में वे लवण जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो विभिन्न प्रकार के उदासीन परमाणु या आयनों से संयुक्त होता है। ठीक है, और इनका जलीय विलयन में भी अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार के लवण क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं आपके। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में एक है Fe ही आयरन, इससे Cn जो है 6 Cn इससे अटैच है, तो ये मेन आपका सेंट्रल एटम हो गया। लेकिन अभी इसकी जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो अभी बैलेंस नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट अभी प्लस माइनस इसके नहीं बैलेंस है, सिर्फ लोन पेयर से इसमें बॉन्डिंग हो गई, सिर्फ Cn से जुड़े हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो लवण जिसमें एक केंद्रीय धातु से सहसंयोजक बंध बनाकर, ठीक है, उप सहसंयोजक बंध बनाकर, सॉरी कौन से, ये जो इसके बॉन्ड बनते हैं वो एरो वाले बनते हैं, जिससे सिर्फ एक द्वारा ही लोन पेयर दिया जाता है, एक ग्रुप द्वारा, तो उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार के लवण क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। तो इनमें जो है
एक एग्जाम्पल ये, अब इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ 4 माइनस होंगे तो इसलिए इसमें K4 लग जाता है। इसका पूरा नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसी तरीके से 3 अगर कर देते K3FeCN का होल 6 तो ये क्या हो जाता है आपका, ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, बाकी नाम सेम लिख देते हैं, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी सेकेंड है। ये रोमन में ही लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड है आपका, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपके लवण के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट मैं कुछ स्पेशल लवण की प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें इतना ही रखते हैं, आपको इस सारे नेम का एक एक एग्जाम्पल और टाइप आपको याद जरूर रखना, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक आपको फिटकरी पोटाश 7 तो बेहद जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन भी आपको तैयार करनी है।